नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज से हम एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो है भारतीय संविधान के बारे में। और ये जो क्लासेस चलेंगी इसमें भी जो लूसेंट की सामान्य ज्ञान जो किताब होती है उसका यह एक संक्षिप्त रूप होगा। तो और जो भी ये नोट्स आपको पढ़ाया जाएगा ये खुद मेरे द्वारा बनाया गया है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त इतिहास है यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। और यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए बनाया गया था? तो यह पहला बना रेगुलेटिंग एक्ट था और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कार्यों को नियमित रूप से और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया यह पहला एक्ट था। और इसका दूसरा काम ये था कि संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना, प्रशासनिक राजनैतिक कार्यों को इसमें मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इसके अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता ये कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रथम गवर्नर जनरल बने ये इनका नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और अगली विशेषता ये कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्य बनाए गए। और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह इम्पे। आगे इसकी विशेषता ये कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार पर रोक लगाया गया और भारतीयों से जो उपहार वो लेते थे और रिश्वत लेते थे उसको प्रतिबंधित किया गया और उसके लिए कानून बनाया गया। अगली विशेषता ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था वो सशक्त किया गया। आगे हम बात करें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की। तो इसकी विशेषता ये है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए यह बनाया गया एक्ट। और कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन तीनों राज्यों के लिए विधि यानी कि कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। आगे हम बात करें 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसकी विशेषता क्या है? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। और इसमें दो चीजें हैं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बनाया गया था, ये व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था। दूसरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। बात आगे हम करें 1793 का चार्टर अधिनियम की। तो इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा वो भारतीय राजस्व के से देय होगा। इसमें इतना ही। आगे हम बात करें 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में। तो कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और कंपनी का भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। और ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली। 1813 के चार्टर अधिनियम के पहले जो ईसाई पादरी थे इंग्लैंड में उनको भारत आने की आज्ञा नहीं थी, वो नहीं आते थे। लेकिन जब ये अधिनियम बना उसके बाद भारत में जो ईसाई पादरी थे वो आना शुरू कर दिए।
आगे हम बात करें 1833 का चार्टर अधिनियम। ये कंपनी का, इसकी पहली विशेषता ये है कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जो काम था वो केवल ये था कि भारत पर वो खाली शासन करेगी। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। आवधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल को परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके अनुसार दास प्रथा थी उसको कानूनन अयोग्य घोषित किया गया। और आगे हम बात करें धारा 87 जो होती है, धारा 87 के तहत किसी को अयोग्य न ठहराया जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के जन्म स्थान, धर्म, रंग, मूल, वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप अयोग्य नहीं ठहरा सकते। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ये है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। आगे हम बात करें 1853 के चार्टर अधिनियम की, तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था इसकी विशेषता ये थी कि जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने का प्रस्ताव जारी हुआ और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की भी स्थापना की गई और गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया था। आगे हम बात करें 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन जो है वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। और दूसरी विशेषता ये कि भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई और 15 सदस्यों का भारतीय परिषद का सृजन हुआ, मतलब भारतीय परिषद का सृजन हुआ जिसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। और अगली विशेषता, भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का अब सीधा नियंत्रण रहेगा और मुगल सम्राट का जो पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो आपके बोर्ड बने हुए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया और भारत के राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर फिर से वायसराय रखा गया। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी थे। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। और आगे हम बात करें 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसकी विशेषता ये थी कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली जो है वो प्रारंभ की गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति मिली और जो अध्यादेश जो जारी होगा इसकी जो अवधि होगी यह 6 महीने की रहेगी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय राजाओं जो बनारस और पटियाला के राजा थे, बनारस के राजा थे और पटियाला के राजा थे और एक सर दिनकर राव थे, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया। बात हम करें 1873 के अधिनियम की, तो इसकी विशेषता ये थी कि इसमें एक उपबंध जारी किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था। तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1884 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भंग कर दिया गया था। आगे हम बात करें शाही उपाधि अधिनियम की जो 1876 में आया, तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसमें क्या कमियां हैं, वो अभी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।